एक में जो है मुख्तार अंसारी बैठे थे, तो उनको जो इंस्पेक्टर ने चेक करने का प्रयास किया तो वो गाली देते हुए भागा कि किस माई के लाल कीमत है कि जो है कि मुख्तार अंसारी गाड़ी चेक कर गया। ये मुख्तार अंसारी ने कहा। जी हाँ, इंस्पेक्टर ने मुझे पहले बताया साहब इसमें जो AK-47 आप सब बच के रहिए नहीं तब गोली चल जाएगी। तो उधर तब तक जो है वहाँ से गोली चल चुकी थी, तो मैं जो है अपने को बचा करके मुख्तार अंसारी ने गोली चला दी थी आप? बिल्कुल गोली चला दी। उसमें बंदी मतलब जेल का बंदी रक्षक मतलब जेल का सिपाही मुख्तार की गाड़ी में कर रहा था, क्या सिस्टम था मुख्तार का, ये कैसे? जो राइफल मिली थी वो कैसी थी? जो हम लोगों को बाद में नॉलेज हुआ कि साहब जेल के सिपाहियों को ये जो है क्या कहते हैं भैंस दिला दिया, गाय दिला दिया, उनके नाम से लाइसेंस बनवा दिया, उनको राइफल दिला दिया। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसने अपने बाहुबल और सत्ता के दुरुपयोग से कानून का मजाक बनाया और हालात ऐसे थे कि 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को अब तक सिर्फ 4 मामलों में सजा हो पाई है। हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनके ऊपर मुख्तार अंसारी ने हमला किया था, लेकिन उन्होंने मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज कराया, गैंगस्टर एक्ट लिखवाया और उसी गैंगस्टर एक्ट में बीते दिसंबर महीने में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई थी। हमारे साथ बात करने के लिए उदय शंकर जायसवाल जी हैं। सर, यूपी तक से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये क्या घटना थी, कहां पे मुख्तार अंसारी से आपकी मुठभेड़ हुई, किस तरीके से हुई, क्या हुए थे हालात? ये 27/2/1996 की घटना है। वहाँ पर डिग्री कॉलेज में इलेक्शन चल रहा था, तो एसपी की तरफ से न्यूज़ फ्लैश हुआ कि कुछ गाड़ियाँ हैं, एक अम्बेसडर गाड़ी है और तमाम गाड़ियाँ हैं वो संदिग्ध लग रही हैं, उनको चेकिंग किया जाए। तो चूँकि इलेक्शन चल रहा था, चेकिंग बहुत ज़रूरी था, तो मैं अपना फोर्स लेकर के और लंका चौकी पड़ता है वहीं पर बस स्टैंड भी है, तो वहाँ मैं अपना कुर्सी लगा के बैठ गया और हमारी गाड़ी जो है थोड़ा सा गड़बड़ था, उसको हवा डलवाने के लिए ड्राइवर ले चला गया था और वहाँ पर इंस्पेक्टर थे, चौकी इंचार्ज वगैरह थे, सब वहाँ पर मौजूद थे, चेकिंग कर रहे, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट वही था चेकिंग का। तो उसी दौरान जो है 2 गाड़ियाँ, करीब 4-5 गाड़ियाँ काफ़ी साथ आई, तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। तो एक में जो है मुख्तार अंसारी बैठे थे, तो उनको जो इंस्पेक्टर ने चेक करने का प्रयास किया तो वो गाली देते हुए भागा कि किस माई के लाल कीमत है कि जो है कि मुख्तार अंसारी गाड़ी चेक करेगा। ये मुख्तार अंसारी ने कहा? जी हाँ। तो इंस्पेक्टर ने मुझे पहले बताया साहब इसमें जो AK-47 आप सब बच के रहिए नहीं तब गोली चल जाएगी। तो उधर तब तक जो है वहाँ से गोली चल चुकी थी, तो मैं जो है अपने को बचा करके मुख्तार अंसारी ने गोली चला दी थी आप? बिल्कुल गोली चला दिया था उसने, और जब गोली चलाया तो हम भी अलर्ट होकर अपना जो है गोली हमने चलाया। और उसमें सौभाग्य था कि इन दोनों गाड़ियों के बीच में, मतलब 2 गाड़ियां मुख्तार के काफिले की? गाड़ियां मुख्तार की गाड़ियां थी, तो उसके बीच में एक ट्रैक्टर आ गया जिसके कारण हम लोग बचे। तो क्रॉस फायरिंग में जो है एक को गोली लगी और हमने मैंने जो है इंस्पेक्टर को मना कि कोई गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि पब्लिक है, भीड़ भाड़ ज़्यादा, बस स्टैंड है, तो यहाँ पर कोई भी किसी को भी गोली लग सकती है। तो हमने जो है इनके टायर को एम करके गोली चलाई ताकि हम जो है इनके टायर को पंचर करके और इनको गिरफ्तार कर लें। इसके बाद ये जो है जब टायर को मैंने बस्ट किया, पंचर किया, तो ये गाड़ी लेकर के आगे भागा। पंचर गाड़ी? हाँ, पंचर गाड़ी को लेकर के, 3 पहिए की, मतलब पंचर, हाँ बहुत चल सकती, कोई दिक्कत है नहीं, लेकर भागा। और उसके बाद फिर जो आधे पौन घंटे बाद जो है ये DM के यहाँ अपीयर हो गए। मुख्तार अंसारी आप लोगों पे गोली चलाने के बाद? गोली चलाने के बाद जो है भाग करके गया, अपनी गाड़ी छिपाया, अपने असलहे छिपाया और उसको जा करके वो जो है DM के बंगले पर, मामराज सिंह साहब DM थे उसमें, उनके बंगले पहुंच गया कि साहब वहाँ जो है गोली चल गई है। तो मामराज सिंह साहब ने बताया था, हमने इंस्पेक्टर भी हमको जाके वहाँ से ले आइए इनको, जो भी है अपना बात की जाएगी। जो आदमी घायल हुआ था वो बाद में पता चला कि उसका नाम साहब सिंह यादव है और वो जो है जेल का सिपाही निकला। तो वो मुख्तार की गाड़ी में था? हाँ, उस पर कूदा कोई। तो उसमें जब ये जेल भी पास में ही है, बस स्टैंड और उसके पहले जेल है। तो जब उसको लगा, तब मैं जब उसको घायल को पहुंचाया गया अस्पताल, जब अस्पताल में पहुंचा तो हमारा दीवान पुराना था। उसने कहा साहब ऐसा है सर, आप चलिए यहाँ से, यहाँ नहीं फिर मुठभेड़ हो जाए, फिर गोली चलेगी, क्योंकि ये उसी के आदमी है, जेल के सिपाही है। तब मैं वहाँ से हटा, और नहीं तो फिर वहाँ पे क्रॉस फायरिंग होती तो मतलब पुलिस के लोग भी मारे जाते हैं। उसमें बंदी मतलब जेल का बंदी रक्षक मतलब जेल का सिपाही मुख्तार की गाड़ी में कर रहा था, क्या सिस्टम था मुख्तार का, ये कैसे? जो
जो जो राइफल मिली थी वो कैसी थी? जो हम लोगों को बाद में नॉलेज हुआ कि साहब जेल के सिपाहियों को ये जो है क्या कहते हैं भैंस दिला दिया, गाय दिला दिया, उनके नाम से लाइसेंस बनवा दिया, उनको राइफल दिला दिया। तो उनकी ड्यूटी 8 घंटे 10 घंटे की होती है, उसके बाद अपना जो है कभी किसी के साथ घूमे कोई मनाही नहीं। राइफल चूंकि उनकी लाइसेंसी है तो लेके चल सकते हैं। ये सिस्टम इसने बना रखा था, इसी कारण इसको जेलों में सुविधाएं मिला करती थी। तो जो जेल का सिपाही था वो भी क्या अपनी लाइसेंसी से लेकर के पकड़ा गया था? नहीं, वो उसका वो एक तो उमा शंकर यादव का राइफल था जो कि किसी और आदमी के पास बरामद हुआ। कई गाड़ियां थी उसमें, अब इतना तो नंबर याद नहीं है हमको, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो एक गाड़ी जिप्सी बरामद हुई थी वो पहले अतीक अहमद के नाम थी। वही मेरा सवाल था कि ये जो दूसरी गाड़ी थी इसका क्या नंबर था और उसका प्रयागराज से क्या कनेक्शन है? हाँ, ये थी यूपी 70D 4525 जिप्सी थी। तो ये पहले फर्स्ट ओनर थे अतीक अहमद, बाप का नाम के फिरोज अहमद, और ये करबला GT रोड इलाहाबाद का पता था। उस गाड़ी को इन्होंने बेचा जो है सुरेश चंद्र शुक्ला को, जो कि तेलियरगंज गल्ला मंडी तेलियरगंज के रहने वाले थे। उसके नाम से गाड़ी थी और वो बरामद पकड़ी गई जो है गाजीपुर में। ये वही अतीक अहमद हैं जो माफिया अतीक अहमद? जी हाँ, सेम अतीक अहमद है। पता तो वही है, पता वही है, वल्दियत वही है। और ये सुरेश चंद्र शुक्ला, ये जब गाड़ी पकड़ी गई तो उनसे पूछताछ हुई? तलब किया हो गया होगा, बाद में विवेचना में आया होगा कैसे क्या गाड़ी गई कैसे। एक सवाल ये कि आपके इस केस का क्या हुआ जो आपने लिखाया था मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों के ऊपर, उस केस का क्या हुआ? उसमें कितनी परेशानियां हुई और अभी क्या स्टेटस? हाँ, उसमें देखिए बहुत लोगों की हिम्मत नहीं थी कि वहां पर जाके गवाही दें, लेकिन हमारे कुछ सिपाही ने, कुछ लोग तो मतलब रिकॉर्ड में होगा, कुछ लोग जो है गवाही नहीं दिए होंगे, लेकिन मुझे जब बुलाया गया तो मैंने गवाही दिया। उसमें मैंने गवाही दिया और इस सुधाकर पांडे थे कांस्टेबल, उन्होंने गवाही दिया, और लोन गवाही दिया, और रामनाथ ने गवाही दिया होगा। लेकिन बाद में पता चला कि वो पूरी की पूरी फाइल गायब हो गई कोर्ट से, उस केस की, आपके केस की? हमारे केस की। तो फिर जो है दोबारा फिर हमको बुलाया गया कि वो फाइल गायब हो गई, इसमें जो आपको वो जो अपराधी के वकील के पास से जो है वो डुप्लीकेट कॉपी बरामद हुई। तो उस कॉपी को लेकर के हम लोग बरामद किया हुई, तो वो मतलब उन्होंने प्रोड्यूस किया होगा क्योंकि उनको कॉपी लेने का अधिकार भी है। उस कॉपी को देख करके अपने बयान को मैंने दोबारा तस्दीक किया। इसके बावजूद भी वो मुकदमा जो है उसमें इनको बरी कर दिया गया। वो मुकदमा छूट गया जो आपके ऊपर गोली चली? वो मुकदमा छूट गया, बरी हो गया। तो उसके बाद फिर DMSP ने, फिर जो शासकीय अधिवक्ता ने उस पर लेटर बनाया कि साहब ये जो मतलब इनको छोड़ने का जो आदेश है वो गलत है, इसमें हाई कोर्ट में मामला शायद पेंडिंग है। अभी भी वो केस पेंडिंग है? संभवतः अभी तक पेंडिंग है। हाँ, अभी मुझे ज्यादा डिटेल नहीं मालूम है क्योंकि हम लोग अब रिटायर हो गए हैं तो ज्यादा जानकारी होती नहीं है, और जानकारी आप लोग जानकारी करेंगे तो मालूम हो जाए कि उसका क्या हुआ। अभी तक केस। एक चीज ये बताइए कि कृष्णानंद राय हत्याकांड मेन केस बरी, रुंगटा अपहरण हत्याकांड मेन केस बरी, आपके ऊपर पुलिस पार्टी के ऊपर हमला, पुलिस के अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला, फायरिंग, वो केस बरी। ये क्या सिस्टम था? ये उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि लोग डरते थे गवाही देने से। ठीक है, जैसे हम लोग फिर जो है हमारे अधिकारी आ गए थे दूसरे जो है, तो उन्होंने फिर ये निर्देश किया कि जाकर के हम लोग चेकिंग करें, जो जेल पर जाकर के जो मिलने जा रहे हैं, जो पैसा पहुंचा रहे हैं, उनकी चेकिंग की जाए। तो वो जब चेकिंग करते थे तो उसके बाद इन्होंने लिखा साहब ये हमको मरवा देंगे, ये करेंगे। हम लोग के खिलाफ एप्लीकेशन पढ़ना शुरू हो गया कि साहब ये किसी से मिलने नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। तो इस तरह की परिस्थितियां थी। फिर भी हम लोग जो है दबंगई से काम करते थे और सफल भी हुए काफी हद तक। पर सत्ता का कितना दखल होता था? इसकी सिफारिश में चिट्ठियां, क्या दबाव आप लोगों के ऊपर? आपको भी गवाही के लिए रोका, इसने फोन करता था ये आपको? ये प्रेम से कहता था कि भैया देखो हमारी इज्जत का सवाल है, वो आप मत आइए। मतलब ये नहीं कि गाली गलौज करे कुछ करे, लेकिन प्रेम से कहता था कि भैया आप जो है इसमें देख लीजिएगा, हमारी इज्जत सवाल, हमको सजा हो जाएगी। तो हमने कहा देखिए हम लोग सरकारी नौकर हैं, हमने जो किया है, आपने जो किया है, उसका बयान तो हमें देना है कोर्ट में। जो हुआ वो तो देंगे, उसके लिए तो हम बाध्य हैं, हम करेंगे। सरकार कोई भी हो तो करेंगे ही। इसके बावजूद भी वो छूट गया। उसके बावजूद वो केस छूट गया। अब तक सिर्फ 4 मुकदमों में मुख्तार अंसारी को सजा हो पाई है,
60 से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, जिनमें से सिर्फ 23 मुकदमे विचाराधीन हैं। एक बड़े संख्या है केसेस की जो छूट गए हैं। क्या लगता है कैसे सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है मुख्तार अंसारी? क्या केसेस को छुड़वाने में ये भी गवाहों का इस्तेमाल, गवाहों को धमकाना, या पुलिस के अंदर ही विवेचना को ट्रांसफर करा लेना, या ये जो है ये सब पैसे का खेल है। पैसा इसके पास इकरार आता था, 2-4 लड़के भी वकील बन के खड़े हो जाते थे, हो हल्ला हो कुछ भी हो। दोबारा जब मैं अपना बयान दर्ज कराने गया तो जैसे ही मुझे देखा चौंक गया कि जो है कि मुख्तार चौंक गया कि अरे भैया आप फिर आ गए। तो हमने कहा भैया मुझे तो मजबूरी है, नहीं आऊँगा तो मेरे खिलाफ वारंट हो जाएगा, मुझे जेल भेज देंगे। मेरी तो मजबूरी है कि मुझे बयान देना है, तो जो सही है वो मैं बयान दूंगा। उसको लगता था आप धमका करके, जो समझा करके आप नहीं आएंगे? धमकियाँ तो हमारे पास थी, हमारे घर पर भी फोर्स लगी थी, करीब 1 सेक्शन पीएससी लगी थी, फिर उसके बाद गार्ड लगी थी, हमारी दीवार ऊंची कराई गई, जो है बाउंड्री ऊंची कराई गई। हम लोग सीधे तो मिलते नहीं थे इससे, जैसे मान ली कभी कोई मान लो आ भी गया तो हम मेन गेट से सीधे नहीं आते थे, चपरासी पे दिखवा लेते थे, फिर हम बैक डोर से घूम करके बाहर आते थे, ताकि ये कभी कोई वारदात कर सकता है। ये शातिर आदमी था, इसने तो हरिशंकर की हत्या जो है वो उसके क्या कहते हैं बाउंड्री में छेद करके मार दिया, तो बेचारा मर गया था हरिशंकर। इसको आप स्टडी करिएगा तो वो भी मालूम हो जाए कहानी। बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन याद है। एक चीज बताइए कि आपने मुख्तार अंसारी को भी मतलब इतना इन्वेस्टिगेट किया, उसको इंट्रोगेट भी किया, आपके हिसाब से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है? मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी। अतीक का तो एक बार भरोसा कर लोगे, इसका भरोसा नहीं कर सकते आप, कभी भी नहीं करना चाहिए, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। इतने सालों से जेल में है, अभी भी इसका सिस्टम काम कर रहा होगा? आप देखिए जजमेंट के बाद भी वो क्या कहते हैं शेर व शायरी कर रहा है, तो कहाँ ऐठन कहाँ गई? एक आदमी अगर मान लीजिए कि चलो ठीक अपराध किया, राजनीति में आ गया, तो सीधे शरीफ बन करके भी राजनीति कर सकता है, लेकिन जिसके माइंड में फितूर है वो कहाँ से इस चीज को जो है छोड़ देगा? मुख्तार अंसारी खतरनाक अभी भी खतरनाक है। और मुख्तार अंसारी ज्यादा खतरनाक तो जो उसका बड़ा भाई है, जिसके संरक्षण में पलता रहा है। उनको सजा हो जाने से आप समझिए कि इनकी एक कमर टूटेगी भी, नहीं तो वो तो पूरा बैकिंग वही करते थे। एमपी थे, एमएलए रह चुके हैं, ये भी एमएलए रह चुके हैं। तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि मतलब जनता को मालूम है लेकिन कह नहीं सकती। ये हमारे साथ उदय शंकर जायसवाल, जिन्होंने मुख्तार अंसारी से गोली भी चलाई और मुख्तार अंसारी को सजा भी दिलाई। लेकिन इनका कहना है कि मौजूदा हालात में अगर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बीच में कहा जाए तो मुख्तार अंसारी ज्यादा खतरनाक है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार,